गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग क्लास 10th ICSE का चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न हमारी बॉडी में क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी की क्या होती है, डे बाय डे जो है क्या होती है, ग्रोथ होती रहती है। तो ग्रोथ कैसे होगी, उसके लिए क्या ज़रूरी है? सेल डिवीज़न जो है बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ वाई सेल डिवीज़न अकर्स इन आवर बॉडी। तो सबसे पहले बात आती है कि सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल, दिस इज ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट, this is the sequence of event in which cell replicates its genome and synthesize the other constituents of cell. This is known as cell cycle. जीनोम का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ जीन्स और डीएनए। जीनोम मीन्स हो गया ग्रुप ऑफ जीन और डीएनए। तो सेल साइकिल का मतलब होता है दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। एक सीक्वेंस होता है, मतलब इवेंट बार बार जो है आएगा, इन विच सेल रेप्लिकेट, जिसमें सेल क्या करती है, रेप्लिकेट करती है इट्स जीनोम एंड सिंथेसाइज द अदर कंस्टेंट ऑफ द सेल। दिस इज कॉल्ड सेल साइकिल। ठीक है, तो सेल साइकिल ये हो गया। अब इसे सेल साइकिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सेल साइकिल इंक्लूड्स ठीक है, क्या क्या इंक्लूड होता है? वन इज इंटरफेस, वन इज एम फेज। एक जो है इंटरफेज होगा और एक जो है एम फेज होगा। इंटरफेज इज नोन एज रेस्टिंग फेज। इंटरफेज को हम लोग बोलेंगे रेस्टिंग फेज बोलेंगे। इंटरफेज का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है मोर देन 95%, और जो एम फेज का होता है दैट इज लेस देन 5%। इंटरफेज क्या होता है? दिस फेज इज नोन एज रेस्टिंग फेज। इस फेज को हम लोग रेस्टिंग फेज बोलते हैं। और जो यम फेज होता है ये जो है डिवाइडिंग फेज होता है। मतलब यहाँ पे इसने जैसे कोई भी सेल है उसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले उसको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो जो प्रिपरेशन होता है दैट प्रिपरेशन अकर्स इन द इंटरफेज। तो वो सारी की सारी तैयारियां जो कहाँ पे होती हैं, इंटरफेज में हो जाती हैं। फिर जब सेल डिवाइड करने का प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो कहाँ पे होता है, यम फेज में। प्रोसेस स्टार्ट पहले ही हो चुका होता है। कहने का मतलब ये कि सेल को जब डिवाइड करना है तो डिवाइड कहाँ पे करेगी, ये एम फेज में डिवाइड करेगी। और उसका जितना भी प्रिपरेटरी मेथड है, मतलब प्रिपेयर करना है सेल को डिवाइड करने के लिए, वो सारा का सारा इंटरफेज में हो जाएगा। यम फेज में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसको देख लीजिएगा बेटा।
अब मूव करते हैं इंटरफेस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरफेस आपको बता दिया था कि इंटरफेस इज नोन एज रेस्टिंग फेस। इंटरफेस जो है इज नोन एज रेस्टिंग फेस। दिस फेज इज नोन एज रेस्टिंग फेज। इस फेज को जो है रेस्टिंग फेज जो है हम लोग बोलेंगे। ठीक है, द टाइम इंटरवल फॉर दिस पीरियड इज टाइम इंटरवल फॉर दिस पीरियड इज more than 95%. It is divided into 3 sub-phases. 3 sub-phases. One is G1 phase, another is S phase, another one is G2 phase. G2 phase, S phase, G1 phase, G1 phase, S phase and G2 phase. G1 phase का मतलब गैप 1 फेज, S phase का मतलब सिंथेटिक फेज, G2 phase का मतलब गैप 2 फेज। एक फेज और होता है बेटा, दैट फेज इज नोन एज G0 फेज। उस फेज को हम लोग बोलते हैं G0 फेज। तो जो गैप 1 फेज होता है, जैसे कि जो भी प्रिपरेशन होती है यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे काम होगा, मतलब कैसे क्या सेल डिवाइड करने के प्रिपरेशन को जो है करेगी। तो G1 फेज में क्या होता है, इन दिस फेज RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस, RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स। इस फेज में RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस होगी। इन द S फेज, in this phase DNA synthesis, histone synthesis and centriole replication। जो S फेज है, S फेज में DNA सिंथेसिस होगा, स्टोन सिंथेसिस होगा और सेंट्रियोल रेप्लिकेशन जो है होगा। और जो G2 फेज है, इन दिस फेज सेल ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेट, सेल ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेट करेंगे और थोड़ा बहुत RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस, थोड़ा बहुत जो है RNA और प्रोटीन का भी सिंथेसिस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे फेजेस में क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आपको MCQs टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे कि G1 फेज में क्या होता है, S फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है, G0 फेज में क्या होता है। तो G1 फेज में क्या होता है, RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स। S फेज में क्या होता है, DNA सिंथेसिस, स्टोन सिंथेसिस एंड सेंट्रियोल रेप्लिकेशन। G2 फेज सेल ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेट, RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस रेप्लिकेट। तो ये सारे के सारे फेज किसके फेज होते हैं, इंटरफेज के सब फेज होते हैं। और जो G0 फेज होता है, इतना सारा प्रोसेस कर लिया, अब जैसे सेल डिवाइड नहीं करने जा रहा है, मतलब M फेज स्टार्ट नहीं किया, तो फिर से ये थोड़ा सा रेस्ट करेगा। जब वो फेज स्टार्ट हो जाएगा तो डिवीज़न स्टार्ट कर जाएगा। अभी आपको बताया था डिवीज़न क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए होता है। एक सेल डिवाइड करके मिलियंस ऑफ सेल्स जो है वो बना लेगी। यहाँ तक बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यम फेज। ठीक है, यम फेज में क्या होता है,
ठीक है, इस फेज में होता है देयर इज ए मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ virtually all the components of cell. In this phase major reorganization of all the components of cell. तो यम फेज को हमने दो फेज में डिवाइड किया. इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ. वन इज कैरियोकाइनेसिस, another one is cytokinesis. One is karyokinesis, another one is a cytokinesis. कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. डिवीजन of nucleus is called karyokinesis. जो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा दैट इज नोन एज karyokinesis. एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म is called साइटोकाइनेसिस. जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस. अब कैरियोकाइनेसिस में भी बहुत सारे फेज आ जाते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हिंट ध्यान रखिएगा. पी मैट. पी का मतलब प्रोफेज, एम का मतलब मेटाफेज, ए का मतलब एनाफेज, टी का मतलब टीलोफेज. तो ये सारे के सारे फेज जो हैं कैरियोकाइनेसिस के होते हैं. तो इसमें आप ध्यान रखिएगा. इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द फोर सब फेजेस. ये चार सब फेज में क्या होता है डिवाइड हो जाता है. वन इज अ प्रोफेज, अनदर वन इज अ मेटाफेज, नेक्स्ट वन इज अ एनाफेज एंड लास्ट वन इज अ टीलोफेज. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. आपको याद करने के लिए मैंने बताया, इसके लिए ध्यान रखिएगा पी मैट से आपको ध्यान रहेगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा. आगे बढ़ते हैं. four subphases of कैरियोकाइनेसिस. ठीक है, अब फोर सबफेजेस में क्या होते हैं. सबसे पहला फेज होता है बेटा प्रोफेज. फर्स्ट वन इज अ प्रोफेज का मतलब होता है, इसमें क्या होता है जैसे कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, इंटरफेज से स्टार्टिंग हुआ था. इंटरफेज में तीन फेज थे, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. ठीक है, तो G1 फेज में RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस, S फेज में DNA स्टोन एंड सेंट्रियोल रेप्लिकेशन. G2 फेज में क्या हुआ था, इन द G2 फेज सेल ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेट. तो वो सारा प्रोसेस जो है हो गया था. उसके बाद हम लोग कहाँ पे एंटर कर गए थे, यम फेज में एंटर करे. यम फेज में कितने होते हैं, दो चीज़ें होती हैं. वन इज कैरियोकाइनेसिस, अनदर वन इज ए साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो है होता है. तो अब कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहला चीज़ होता है प्रोफेज.
प्रोफेज का मतलब होता है इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, क्योंकि पहले क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्रोमोसोम जो है थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में क्या है, प्रेजेंट है। तो क्रोमोसोम कैसे बनेगा, तो इनिशिएशन होगा ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। जो क्रोमोसोमल मटेरियल है मतलब क्रोमेटिन फाइबर, जो क्रोमेटिन फाइबर हैं वो कंडेंस होके धीरे धीरे क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाएंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस starts to disappear। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस हैं वो गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट इज जो सेंट्रियोल इंटरफेज में बने थे, सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। वो सेंट्रियोल कहाँ मूव करने लगेंगे, अपोजिट पोल की तरह पे मूव करने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम जो है उसमें दो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से एक क्लास अभी बताऊंगा जिसमें क्रोमोसोम के बारे में बताऊंगा। तो ये होते हैं क्रोमेटिड्स। ये क्या होते हैं, क्रोमेटिड्स। एक पोल ऊपर होता है, एक पोल नीचे होता है। तो अपोजिट पोल्स की तरफ जो है सेंट्रियोल क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो ये बेटा प्रोफेज की कहानी है। प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स टू डिसअपीयर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो गायब हो जाते हैं। ठीक, सेंट्रियोल जो है मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल विच फॉर्म्ड इन अ इंटरफेज, जो कहाँ पे बने थे, इंटरफेज में जो बने थे। आपको इसमें थ्योरी पार्ट जो ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस सिर्फ मेन पॉइंट ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस किस फेज में गायब हुए थे। इस टाइप का आपको एक एमसीक्यू मिल सकता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोफेज हो जाएगा। कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल किस फेज में होता है, तो इसका भी आंसर क्या जाएगा, प्रोफेज में जो है चला जाएगा। ठीक है बेटा। दूसरा फेज आएगा बेटा मेटाफेज। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे स्टार्ट हुआ था इनिशिएशन, तो कंडेंसेशन जो है क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल इज कंप्लीटेड। वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स कंप्लीटली। वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स बन गए हैं, तो क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स आर अलाइंड टू मेटाफेजिक प्लेट। क्रोमोसोम्स जो अब बन गए हैं वो अपने आप को एक लाइन में क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। जैसे कि ये मेटाफेजिक प्लेट है, तो यहाँ पे ये अपने आप को क्या कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे। इस तरीके से क्रोमोसोम्स जो हैं अपने आप को यहाँ पे अलाइन कर लेंगे। तो जो मेटाफेज होता है, पहले क्या था, प्रोफेज था।
प्रोफेज में क्रोमोसोम विजिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे क्रोमोसोम बना ही नहीं था। जब बना नहीं था तो विजिबल कहाँ से होगा, ठीक है। तो जो मेटाफेज होता है, मेटाफेज में कंडेंसेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो दिखने लगा, क्रोमोसोम बन गया। तो क्रोमोसोम बन गया तो वो अपने आप को क्या कर लेगा, अलाइंड कर लेगा, दैट आर अलाइंड टू अ मेटाफेजिक प्लेट। तो ये बात होती है मेटाफेजिक। अब क्रोमोसोम दिख गए तो उसके बारे में स्टडी करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो अगर क्रोमोसोम के बारे में अगर हमें स्टडी करनी है तो वो मेटाफेज में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। एनाफेज में आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, बस एक पॉइंट आपको ध्यान रखना, इन द एनाफेज देयर इज सेपरेशन ऑफ सेंट्रोमेयर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंट्रोमेयर जो है डिवाइड कर जाएगा। अब सेंट्रोमेयर क्या होता है, जैसे कि सपोज ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये होता है क्रोमेटिड, ये क्या होता है, क्रोमेटिड, ठीक है। तो जो दो क्रोमेटिड्स होती हैं जहाँ से अटैच होती हैं, तो दैट पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोमेयर। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर। द पॉइंट फ्रॉम वेयर टू क्रोमेटिड्स आर अटैच, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर। अभी जब क्रोमोसोम पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसके बगल में भी डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज काइनेटोकोर। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्लियर लिख देता हूँ थोड़ा सा, काइनेटोकोर। दिस इज द पॉइंट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। यहाँ पे क्या अटैच करेंगे, स्पिंडल फाइबर। इसी फेज में स्पिंडल फाइबर जो है यहाँ से आएंगे, ऊपर वाले पोल से आएंगे, इस तरीके से अटैच करेंगे, इधर से आएंगे वो इस तरीके से अटैच करेंगे, ये दोनों अटैच कर जाएंगे, ये इसको ऊपर खींचेगा, ये इसको नीचे खींचेगा। तो जो सेंट्रोमेयर मतलब क्रोमेटिड्स हैं वो ऊपर जाएगा, एक क्रोमेटिड नीचे आएगा, तो सेंट्रोमेयर क्या करेगा, टूट जाएगा, मतलब सेपरेट हो जाएगा। तो देयर इज ए सेपरेशन ऑफ सेंट्रोमेयर। तो एनाफेज में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ सेंट्रोमेयर हो जाता है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर यहाँ पे काइनेटोकोर पे अटैच हो जाते हैं। वो उसको ऊपर एक फोर्स से खींचते हैं, ये इसको नीचे फोर्स से खींचते हैं, तो धीरे 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 क्रोमेटिड्स क्या कर जाते हैं, सेपरेट जो है कर जाते हैं। कोई डाउट बेटा यहाँ पे? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जो है बताइएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग टीलोफेज पे। टीलोफेज में कुछ भी नहीं पढ़ना है, टीलोफेज में कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। टीलोफेज में क्या होता है, इन द टीलोफेज, ठीक है, इट इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। बस इतना ध्यान रखना, ये किसका उल्टा होता है, प्रोफेज का रिवर्स होता है। इसमें और कोई भी चीज़ आपको ध्यान नहीं रखनी है। टीलोफेज इज अ रिवर्स ऑफ प्रोफेज। जो भी काम प्रोफेज में हुआ है उसका सारा का सारा जस्ट अपोजिट कहाँ पे हो जाएगा, टीलोफेज में जो है हो जाएगा, ठीक है। अब आगे एक पॉइंट बचा है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म is called cytokinesis।
जो डिवीज़न होगा साइटोप्लाज्म का उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। अब आपको स्टेप तो समझ में आएगा। सबसे पहले क्या होता है, इंटरफेज, दैट इज़ मोर देन 95%। उसके बाद एम फेज, एम फेज में दो होते हैं, वन इज़ अ कैरियोकाइनेसिस, अनदर वन इज़ अ साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज के बारे में आपको बताया, मेटाफेज के बारे में आपको बताया, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, तो टीलोफेज कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, उसमें साइटोकाइनेसिस होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख देते हैं, कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय, कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। थैंक यू। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको माइटोसिस और मियोसिस के बारे में जो है हम बता देंगे, और तो कुछ बचा नहीं इस चैप्टर में। ठीक है बेटा।